myself Nishan from Concept Live channel. नीट 2021 टारगेट के लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उसमें फोर्थ चैप्टर का ये थर्ड हम वीडियो दे रहे हैं। ये 15-20 मिनट का छोटा ही वीडियो हुआ। 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट इसको ना देखें क्योंकि इसमें सिर्फ ट्रिक बताई जाएंगी, थ्योरी का कोई भी इंक्लूजन नहीं है। तो फ्रिक्शन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। मेरे एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। कोई भी लिविंग बीइंग है, जैसे मैं हूं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल हैं, हम सबको तो फ्रिक्शन ही है जो चलाने में हेल्प कर रहा है। यानी मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं उसी डायरेक्शन में मेरे पर फ्रिक्शन लगेगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि फ्रिक्शन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो उसका आंसर म्यूएसएन तो नहीं होगा। यह मैंने सबसे पहली लाइन में दिखाने की कोशिश की है कि भाई फ्रिक्शन का आंसर म्यूएसएन नहीं होगा। बच्चों की क्या आदत होती है, बस जैसे उनसे फ्रिक्शन पूछते हैं वो उसका लिमिटिंग या मैक्सिमम वैल्यू म्यूएसएन आंसर देते हैं। वो कभी होगा ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में पूछा है। तो मैंने पहली लाइन की इंपॉर्टेंस यहां से शुरू की है। जब भी फ्रिक्शन पूछा जाएगा तो 99% केसेस में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएसएन से छोटी ही होगी, यानी कि आपका आंसर स्टैटिक के इसमें से किसी पॉइंट पर होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि काइनेटिक में तो कुछ वेरिएशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एक बार ब्लॉक स्लाइड कर गया, मोशन स्टार्ट हो गया तो देखिए आप खुद जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें गलती होने के चांस होते ही नहीं है। हाँ, पर इसमें जरूर कि आप जान रहे हैं कि अप्लाइड फोर्स के हिसाब से फ्रिक्शन लगातार वेरी कर रहा है, या फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक रेंज में अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है, या फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन के बराबर हो जाता है। तो उसमें बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं। ठीक है, तो आज करते हैं शुरुआत। तो शुरुआत में ये कहना है कि भाई फ्रिक्शन यदि क्वेश्चन में पूछ लेगा व्हाट इज द फ्रिक्शन, तो 99% केसेस में आपका फ्रिक्शन म्यूएसएन से छोटा ही होगा। अगला बात देखिए, तो भाई म्यूएसएन कब होगा? भाई म्यूएसएन होने के लिए क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी जो मैंने यहां पर देखो लिख रखी है। क्वेश्चन में वो मैक्सिमम हाइट पूछे, या मैक्सिमम मास पूछे, या मैक्सिमम एंगल पूछे, या फिर इस तरह की लाइन हो, जस्ट टू होल्ड, जस्ट टू मूव और द ब्लॉक अबाउट टू स्लाइड, ओनली देन आपको फ्रिक्शन की वैल्यू म्यूएसएन लेनी है। ये सारी चीजें मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आप लोगों को। अदरवाइज फ्रिक्शन ही इकलौता ऐसा फोर्स है जो कि वेरी करता है एक रेंज में। इसमें बच्चों से अक्सर गलतियां होती हैं। तो आप वीडियो में थोड़ी देर बने रहिए। जो भी आप गलती करते होंगे उसको आप यहां पर सीखिए। आज मैं इसको थ्योरी कवर कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं इसकी फोर्स 4 की स्लाइड में लूंगा। तो पहली चीज जो आपने सीखी कि फ्रिक्शन जो है वो म्यूएसएन से छोटा होगा 99% केसेस में, जब भी फ्रिक्शन डायरेक्ट पूछा है तो। पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है और इनडायरेक्टली उसने लैंग्वेज में दे रखा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम मास अप टू विच इट विल बी एट रेस्ट, और द मैक्सिमम एंगल अप टू द इंसेक्ट विल राइज, और जस्ट टू होल्ड, जस्ट टू मूव, अबाउट टू स्लाइड, इस तरह के वर्ड होंगे। तब जरूर फ्रिक्शन की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन आप लिखेंगे। ग्राफ बड़ा कॉमन है बुक्स के अंदर। तो जनरली वो क्या कर देते हैं भाई, एक तरह एफ लिख देते हैं, एफ ये लिख देते हैं और ये हो जाता है। बच्चा सोचता है भाई जो फोर्स अप्लाइड है उसी और फ्रिक्शन के बीच में, तो भैया ये तो गलती हो जाएगी ना तेरी। यहां पर ये ब्लॉक रहा, ब्लॉक पे तूने एफ फोर्स लगा दिया, अब ये तू ग्राफ इन दोनों के बीच में खींचने बैठ गया, कुछ ना होगा। यहां पर पता है इस जगह पर क्या आएगा? वेट आएगा, क्योंकि वेट है जो इस ऑब्जेक्ट को चलाने की टेंडेंसी रखेगा। तो बुक्स के अंदर जो ये देता है कि नहीं भाई यहां पर सिर्फ एफ वर्सेस एफ का ग्राफ देता है, वो गलत है। इतना लिख के छोड़ देना भाई, फोर्स अप्लाइड जैसा लगता है। लिखा हुआ है ये जितने भी नंबर 1 कोचिंग, नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सब में फोर्स अप्लाइड लिख देते हैं। मैं आज देखिए आपके सामने गलती उसकी बता देता हूं। तो यहीं पर आपने देख लिया, ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है कि भाई एक ब्लॉक है, उस पर आपने एफ फोर्स लगा दिया और उसका मान लीजिए 2 kg वेट है, तो 2g वेट की वजह से वो चलने की टेंडेंसी रखेगा। तो फ्रिक्शन जो है वो इस 2g की वजह से ही डिसाइड होगा, एफ अप्लाइड फोर्स की वजह से नहीं होगा। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेंज में होता है, 0 से शुरू होता है और म्यूएसएन तक जाता है, वो लिख दिया आपके सामने। ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू है विच इज व्हाट, म्यू कैन। पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके स्टैटिक रेंज में आएंगे, यानी कि कुछ दे देगा
मैं फोर्स अप्लाइड तो नहीं बोलने आ रहा उसको, तो और मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो इधर जो भी फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन होगा वो ही फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस कैपिटल एफ को फोर्स अप्लाइड नहीं बोल रहा, मैं कैपिटल एफ को बोल रहा हूं फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन। तो वो कौन से फोर्स अवेलेबल होंगे? अरे भाई, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस बेसिक फोर्स, टेंशन, वेट, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर इनके कंपोनेंट हो सकते हैं। आप इस लाइन को बहुत ध्यान से सीखें। साथ ही फ्रिक्शन में मेरा जो हीरो है वो है लाइन ऑफ मोशन के अलोंग अप्लाइड फोर्स या वेट, टेंशन वगैरह जो बेसिक फोर्स होते हैं उनके कंपोनेंट होंगे। ये लिख रहा है कंपोनेंट पीछे की तरफ। अब मैं 1 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, आप इस स्लाइड को अच्छे से देख लें, फिर हम इसका एप्लीकेशन देखना चालू करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि हां, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा। तो फ्रिक्शन म्यूसन से छोटा होगा जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इनडायरेक्ट सेंस में जब ये वर्ड आएंगे तभी आप म्यूसन के बराबर देखेंगे। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो मैंने फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से दिखाया, ये वर्टिकल एक्सिस पे, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं? फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन। और डिटेल में जाएं तो कौन कौन से फोर्स लाइन ऑफ मोशन के अलोंग अवेलेबल होंगे? दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड फोर्स प्लस जो भी बेसिक फोर्स आप सीखते हैं, टेंशन, वेट वगैरह, या फिर उनके कंपोनेंट किसकी तरफ? लाइन ऑफ मोशन की तरफ। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल लेता जाता हूं और आप इसमें सीखते जाइए थ्योरी वाइज। ये देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा है। एम मास का ब्लॉक किसी रफ सरफेस वगैरह पर रखा हुआ है, उस पर ये एफ इस तरह का फोर्स दे रखा है जो ब्लॉक की तरफ आ रहा है और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है। ठीक, तो ग्राफ ये वाला जो है फ्रिक्शन किसी बीच में जाएगा, फ्रिक्शन वर्सेस इधर क्या रखा जाएगा? एफ कॉस थीटा, ना कि एफ नहीं रख रहे हैं आप यहां पर। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि एफ के दो कंपोनेंट करेंगे, एफ कॉस थीटा ही आपका क्या होगा? लाइन ऑफ मोशन के अलोंग। देख लीजिए, फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन। फिर आप कहेंगे सर बेसिक फोर्स क्यों नहीं ले रहे? अरे भाई, वेट और नॉर्मल का कंपोनेंट तो अलोंग लाइन ऑफ मोशन आ ही नहीं रहा, इसलिए हम लोग उसको लिया ही नहीं। तो कुल मिलाकर ये ग्राफ फ्रिक्शन वर्सेस एफ कॉस थीटा में होगा। जब भी इस तरह का ऑब्लिक फोर्स दिया जाए तो नॉर्मल हमेशा बदल जाती है, बच्चों से अक्सर ही गलती होती है। तो जब भी ऑब्लिक फोर्स दिख जाए मतलब समझ लेना नॉर्मल अब एमजी के बराबर नहीं रही है, नहीं तो बच्चे सीधे ही नॉर्मल को एमजी के बराबर रख देते हैं। पर ऑब्लिक फोर्स आते ही क्या होगा? ये लीजिए, इस फोर्स को मैंने आगे बढ़ा दिया तो इसका एक कंपोनेंट खुद वेट के साथ, वेट तो उधर लग ही रहा था, एमजी के साथ साथ एक कंपोनेंट और आ जाएगा एफ का, दैट इज एफ साइन थीटा। अरे भाई सी बात है, आज कोई मुझको देखो इसका कंपोनेंट क्या कर रहा है? नीचे की तरफ दबा रहा है। नीचे की तरफ दबाने से क्या होगा? दोनों रिजिड कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में बॉन्डिंग और मजबूत हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी तो इससे फ्रिक्शन की वैल्यू या एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, उससे म्यू एस एन बढ़ जाएगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन उस केस में बढ़ जाएगा। तो दिखाए गए क्वेश्चन में यही सीखने की बात है, फ्रिक्शन वर्सेस ये ग्राफ होगा एफ कॉस थीटा में। साथ ही जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो म्यू एस एमजी के बराबर नहीं होगा, बल्कि एमजी प्लस एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब मान लीजिए ये फोर्स की डायरेक्शन उल्टी कर दी आपने, यानी अब आप मेरे को ऊपर की तरफ, क्रेन से ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। आप जब मुझे ऊपर की तरफ उठाएंगे, देखिए जब फोर्स आपने इस तरफ कर दिया तो उसका कंपोनेंट इधर जाएगा, तो मेरी यहां पे बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए तो वो कहते हैं ना, वाई पुलिंग इज बेटर देन पुशिंग। तो ये पुल करने वाली सिचुएशन है, पुलिंग वाली में क्या हो जाएगा? नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर जो प्लस है उसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे? माइनस, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कम हो जाएगा। इसलिए पुलिंग, क्रिकेट में जो पिच रोलर होता है उसमें जो पुल करते हैं तो पुल करना बेटर होता है, क्योंकि पुल करने में नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये जो लाइन जो मुझे आपको सिखानी है अलोंग लाइन ऑफ मोशन, अपने को वेक्टर सम ऑफ अप्लाइड फोर्स या बेसिक फोर्स के को लेना है या फिर उनके कंपोनेंट लेने हैं। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने क्या करा था? अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट लिया था। फिर से बोल रहा हूं, मैंने अप्लाइड फोर्स का कंपोनेंट लिया था। बेसिक फोर्स तो जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वेट और नॉर्मल के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 हुए थे। अब इधर आ जाइए, इसी क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की थी, ये आईडी 2003 में भी आया हुआ है, सभी नंबर 1 कोचिंग के मॉड्यूल में है ही सही। तो इसमें आपने क्या करा है? एक फोर्स है जो इधर से अप्लाई कर दिया। अब जब इधर से फोर्स अप्लाई कर दिया और दीवार, वॉल है, दीवार के अगेंस्ट है, ठीक है जी, तो दीवार के अगेंस्ट है। जैसे कि मैं आज इसको एक ब्लॉक मान ले रहा हूं और इस ब्लॉक को मैंने
यहां पर इसके अगेंस्ट इस तरह से रोक रखा है। अब दीवार तो टूटेगी नहीं, तो और दीवार रिजिड कॉन्टेक्ट सरफेस देगी ब्लॉक के साथ, तो ये इधर से नॉर्मल प्रोवाइड करेगी, तो n इक्वल टू एफ तो हो गया आपका। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स कौन था? F। पर मैं उस अप्लाइड फोर्स को यहां पर कोई प्रायोरिटी दे ही नहीं रहा, मेरे लिए वो किसी काम का ही नहीं है। मैंने यहां पर अप्लाइड फोर्स लिखा ही नहीं है। क्यों नहीं लिखा? मैंने क्या बताया आपको? फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन। तो ये ब्लॉक दीवार तोड़ के तो जा नहीं सकता, तो ये किधर गिरने की टेंडेंसी रखेगा? नीचे की तरफ। तो लाइन ऑफ मोशन कौन सी हो गई? ये। तो इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग इस F का कंपोनेंट या इस N का कंपोनेंट बेटा जीरो आएगा ना। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आएगा? जीरो। तो अलोंग लाइन ऑफ मोशन F का या N का कोई रोल ही नहीं है। तो अलोंग लाइन ऑफ मोशन किसका रोल है? वेट का। तो कुल मिलाकर ये ग्राफ जो है फ्रिक्शन वर्सेस वेट के बीच में खींचेगा। हां, नॉर्मल की वैल्यू F के बराबर हो गई, इसका मतलब यहां पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो μsF हो गया है। तो देख लें, जो मैंने बात कही थी वो सही है कि अलोंग लाइन ऑफ मोशन देखते हैं, यदि आपने अप्लाइड फोर्स पर ले लिया होता तो इक्वेशन आपसे गलत हो जाता। तो अप्लाइड फोर्स नहीं है, अरे भाई वो खुद उसका मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, जो उसका वेट है, उसको ही आपको इस एक्सिस पर लेना है। इन सब क्वेश्चन को डिजिट में डाल के भी तो मैंने वेरिएबल में दिखा रहा हूं, फिर इसको अपन फोर्स 4 के सेक्शन में करेंगे। अभी तो अलोंग लाइन ऑफ मोशन वाली बात को आप ध्यान से सीखिए। एक इक्वेशन देख लें, ये भी आईआईटी में आया हुआ है। इसमें क्या होता है? एक बाउल होती है ना, बाउल है। तो आपने देखा हो कई बार ये सिरेमिक या ग्लास के बने हुए जो बाउल प्याला होता है सूप वूप पीने वाला, उसमें बेचारा कभी इंसेक्ट फंस जाता है तो वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, चढ़ता है फिर गिर जाता है, चढ़ता है फिर गिर जाता है। तो जैसे जैसे वो इंसेक्ट ऊपर की तरफ चढ़ता है, आप भी जान रहे हैं कि थीटा जो है वो वेरी करेगा एज जैसे जैसे इंसेक्ट क्राउल कर रहा है। तो इंसेक्ट का मास हमने m मान लिया। ठीक है जी। तो इंसेक्ट वाले केस में यदि हम देखें तो फ्रिक्शन वर्सेस किस में ग्राफ खींचेगा? mg sin थीटा में। क्यों? लाइन ऑफ मोशन उसकी टेंजेंशियल होगी, ये m मास है, ये mg हो जाएगा, और थीटा को रिजॉल्व वगैरह करोगे तो यहां पर ये आपको क्या कंपोनेंट मिलेगा? mg sin थीटा, जहां पे थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा आपका थीटा वेरी करता जाएगा। इसका मतलब पहली बात तो इसमें सीखिए, जो इंसेक्ट है वो किधर जा रहा है? इधर। तो पता है फ्रिक्शन भी उधर ही लग रहा है। तो यहां पर फ्रिक्शन मैं इधर ही दिखा दे रहा हूं, देखिए व्हाइट बोर्ड पे देखिए, यदि इंसेक्ट यहां पर है, ये थीटा है, तो फ्रिक्शन ही उसको चला रहा है। ये थीटा तो वेरी कर रहा है, और वो फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन ही है जिसकी वजह से वो इंसेक्ट लगातार चल रहा है, चलते वक्त अभी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो अलग अलग थीटा की वैल्यू पर, मान ली थीटा आपने 30 डिग्री डाल दिया, तो 30 डिग्री डाल देंगे तो उस समय जो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री हो जाएगी। तब तक जब तक कि आप मैक्सिमम एंगल पर या मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच पाते, यानी जब तक आप यहां पर नहीं है, तो mg sin थीटा इक्वल टू f के बराबर होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी क्या आएगी? mg sin थीटा। और थीटा वेरी कर रहा है, जो अलग अलग वैल्यू होगी वो आप उसमें डालते जाएंगे। जब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, तो वो उस समय थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? μsn। n की वैल्यू यहां पर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इधर n आएगा, इधर mg cos थीटा आएगा। कंपोनेंट करने में दिक्कत है तो यहीं कहीं वेज मान लिया करो, एक ये सॉरी ट्राइंगल जैसा, वेज जैसा मान लो। तो mg का कंपोनेंट इस तरफ क्या आता है? स्लोप पर mg sin थीटा, और इस वेज के परपेंडिकुलर क्या आता है? mg cos थीटा। तो इस तरफ mg sin थीटा, उधर mg cos थीटा, बस उसी तरह से कर लें। तो इधर जब mg cos थीटा आ रहा है तो वो नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, तो मैंने n की वैल्यू डाल दी, सॉल्व कर लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? μs। और एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग की भी वैल्यू यही आती है, जब अपन उस पर करते हैं ना, तब भी एंगल ऑफ रिपोज या स्लाइडिंग की वैल्यू यही आती है। पर मेरा यही कहना है, यहां पर आपको ग्राफ फ्रिक्शन वर्सेस mg sin थीटा के बीच में खींचना होगा। आईआईटी 2012 में ये कई क्वेश्चन आया हुआ है, बस वहां पर उन्होंने μs की वैल्यू 1/3 दे दी थी, तो बस इसको यहां डाल दें। उन्होंने मैक्सिमम एंगल पूछा था, मैक्सिमम एंगल पूछा मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाना है, तो μs की वैल्यू 1/3 डाल दोगे, यहां पर उल्टा कर देंगे,
1/3 को ऊपर ले जाएंगे तो tan थीटा उल्टा होकर क्या बन जाएगा, cot थीटा। यही उसका आंसर था। ठीक है जी। और आगे देखिए, सभी मॉड्यूलों में है ही सही, इंसल्ट वाला प्रॉब्लम काफी कॉमन है। अब एंगल मैक्सिमम नहीं पूछता तो हाइट मैक्सिमम पूछ लेता। तो आइए इधर देख लेते हैं। तो ये एंगल है थीटा, आर रेडियस का वो बाउल था, एच मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहां से तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी वाले केस में देख लें, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। तो कॉट थीटा की वैल्यू आपके यहां पर कितनी है, 3। कॉट थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस यानी कि ये वाला कितना होगा आपका, आर माइनस एच मैक्स, क्योंकि हाइट मैक्सिमम जो उसने गेन की वो हमने यहां लिख दी है, तो बचा हुआ रेडियस में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बस। उसके बाद तो ऑर्डिनरी ट्रिग्नोमेट्री है। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस, ये बेस लिख दिया, डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर। तो ये आपको निकालना है तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, आपको ये मिल जाएगा। तो अजी इस फोर्स 3 में मैंने आपको सिर्फ थ्योरी के बारे में बताया। अब इसमें अपन डिजिट्स के साथ या एग्जांपल के साथ या प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन के साथ अपन फ्रिक्शन को डील करेंगे। इसमें मैं आपको ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रखे हुए प्रॉब्लम को भी 10 सेकंड में करने का तरीका बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। उसमें भी खासतौर पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर फोर्स अप्लाइड की जगह मैंने फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन, मैं फिर से बोल रहा हूं, फोर्स अवेलेबल अलोंग लाइन ऑफ मोशन, भले उनके कंपोनेंट करने पड़ जाए, ये तरीका आपको स्ट्राइक करेगा तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। Thanks for watching. Please like and subscribe this channel. And I also thanks to my Concept Live team, विशेष तौर पर टेक्निकल सपोर्ट के लिए तिरंग सरकार के लिए शुक्रिया।